मैं साइकोलॉजी के आधार पे ही बहुत सारे एग्जामों को उत्तीर्ण कर चुका हूँ। तो साथियों चलते हैं, आपको ले चलते हैं ऐसी दुनिया में जहाँ मनोविज्ञान एक आपको खेल की तरह लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे खेल में टास्क दिए जाते हैं कि अब अगला पड़ाव क्या होगा, अगला पड़ाव क्या होगा, रुचि आए। तो वो रुचि के लिए हमें उसके लिए जो खिलाड़ी होता है, जो नियम बनेगा, हमें नियम को समझना पड़ेगा। अगर आपको अध्यापक अच्छा मिलता है, एक ट्यूटर अच्छा मिलता है, तो वो हर विषय को सरल बना सकता है। अगर ये उसमें अगर चाहे तो किसी भी विषय को कठिन बना जा सकता है। तो हम सबसे पहले अगर कुछ भी समझते हैं, तो उससे पहले मेरे पास कंटेंट में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको पहले सिलेबस दिखा दिया जाए कि सिलेबस सबके किस प्रकार ओवरलैप करते हैं। और आज तक हम नहीं समझ पाए। हम न जाने कितने महंगे महंगे कोर्स खरीद लेते हैं कि अभी सी टेट का कोर्स, अभी रीट का कोर्स, अभी डीएसएसबी का कोर्स, जिसमें भी साइकोलॉजी आती है। लेकिन अगर एक बार ही मूल टेक्स्ट को पढ़ लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमको कभी किसी अलग विशेष परीक्षा को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर अलग बैठना पड़ेगा। तो हम चलते हैं साथियों, हमारा जो अभी आपको पहले सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, सिलेबस पे जाए उससे पहले अभी मैंने वर्तमान में, जैसे आपको पता है, अभी हरियाणा की परीक्षा हुई है और उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी परीक्षा अगर हमने उत्तीर्ण करनी है, तो क्या वो हमारे लिए जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, वो जो कंटेंट जो हमें सिखा रहे हैं, वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो आपको पहले, उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को पता होगा। अभी लेटेस्ट जो 31 जुलाई को एग्जाम दिया है, बच्चों ने दिया है, बहुत सारे आप में से कुछ अंकों से रहे भी होंगे, क्योंकि अगर किसी की साइकोलॉजी खराब हो जाती है तो हमारा विषय कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण जानता हूँ, मेरे साथ ही हैं, कोई 2 अंक से चूक गया है, कोई 5 अंक से चूक गया है, कोई 1 अंक से चूक गया है, उसके पीछे साइकोलॉजी रही। जिसके भी 18 अंक से नीचे साइकोलॉजी रह जाती है, वो कितना भी अपने विषय में कमांड रखता हो, वो कहीं ना कहीं मार खा जाता है। तो देखिए साथी, पहले आपके सामने एक सवाल आ रहा है। देखिए, किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किया? ये ऐसे ऐसे सवाल हम बहुत पहले देख चुके हैं, ये हर कोई कर जाएगा। आनुवंशिकता की बड़ी भूमिका निभाती है, ये भी हर कोई कर जाएगा। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि नया पैटर्न क्या हुआ है। देखिए, अब अगला सवाल देखिए, 4 को भूल जाइए। हाँ, देखिए, 5वां जो प्रश्न आपके सामने है, देखिए आप उसको ध्यान से पढ़िए। आप इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या पूछा गया है। एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए सुविधा के लिए यहाँ से पेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। देखिए, 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होती है थोड़ा। हाँ, तो देखिए, आप कक्षा में, आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो, किंतु ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कथन की पुष्टि के लिए किस नियम से होती है? यानी कि आप किसी छात्र को कक्षा में बिठा सकते हो। मान लीजिए मैं हूँ, मुझे कहा जाए आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है? बैठ तो सकता हूँ मैं किसी के कहने से, हो सकता है भाई आज कुछ पढ़े, लेकिन वो कब करेंगे? हम कोई भी चीज कब करते हैं? आप मुझे देख रहे हैं तो आपका कोई उद्देश्य होगा। आप टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तभी तो आप मुझसे जुड़े हैं। तो उसके लिए तत्परता होना जरूरी है, या आप सोचेंगे अभ्यास होना जरूरी है, या प्रभाव या नियम। ये चीजें जब पढ़ पाएंगे जब आप पियाजे के जो सिद्धांत दे रखे हैं उनको पढ़ेंगे। अब हम हमारे हिंदी के साथी क्या करते हैं, तत्परता का अर्थ निकालने लग जाते हैं, अभ्यास का अर्थ निकालने जाते हैं, अनभ्यास के नियम निकालते हैं, प्रभाव के नियम। हमने इसका अर्थ नहीं निकालना है, ये अर्थ निकालना ही हमारा अनर्थ करता है। क्योंकि मनोविज्ञान में जो क्रोनोलॉजी है वो बिल्कुल भिन्न है। वहां अभ्यास और तत्परता का जो अर्थ निकलता है वो अलग निकलता है, और हम अपने मूल जो साहित्य में जो चीजें देखते हैं वो एक अलग है। ठीक है, तो अब आगे ऐसी प्रकार चलते हैं, ऐसे सवाल और भी हैं। देखिए, ये अब ऐसे पहले सवाल आते थे, निम्न में से कौन सा मॉडलिंग संप्रदाय से संबंधित है? यानी कि इन द फ्लोइंग हु इज रिलेटेड टू मॉडलिंग कंसेप्ट।
तो ये चीजें आती हैं, इफेक्चुअली हर कोई कर ले जाता है। अब देखिए, विकास की किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, ये अभिव्यक्ति है। ये मतलब ये कहने का, अब इस सवाल को समझिए, यानी कि ये किस चैप्टर से सवाल बना होगा? ये डेवलपमेंट से सवाल बना है। अब डेवलपमेंट के सवाल जब समझो, तो आप ये मत सोचिए कि अब की बात आसुबेल को, वुलनर को, पियाजे को, गेने को। अब हम जो आपको पढ़ाएंगे विकास के बारे में, जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने, जितने भी दार्शनिकों ने जो भी कथन कहे होंगे, एक जगह आपको पीडीएफ रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा या पीपीटी के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और वो जो चीजें होंगी, वो कोई ऐसे नहीं होगी कि किसी गाइड बुक से आपको लेके या आपको सिखा, जैसे हम गाइड बुक पढ़ते हैं, उसमें 2-3 कथन होते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने कथन कर लिए। बहुत सी गाइड बुकें मार्केट में चल रही हैं, 5 या 6 उसमें कथन दे दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि ये आपके लिए इनफ है। नहीं, मैं अगर आप एग्जाम बना रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या ज्यादा है, और मैं उनको उनको छटनी करने के लिए मैं अपने जो परीक्षा का स्तर है उसमें कुछ यूनिकनेस लाना चाहूंगा। और यूनिकनेस लाने के लिए क्या होता है कि मैं चाहूंगा कि बच्चे जो पढ़ के आए वो एनसीईआरटी पढ़ के आए, जहाँ मनोविज्ञान पढ़ाई जाती है, या फिर इग्नू से नोट्स को अच्छे से इग्नू के पाठ्यक्रम पढ़े हो, या जो मूल टेक्स्ट जो लगा हुआ है, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे आपको दिखाया जाए, जैसे अभी सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद है, फ्राइड, हम क्या करते हैं, मनोविश्लेषणवाद को 3 पेजों में निपटाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसे ऐसे फ्राइड की न जानो कितनी अनगिनत पुस्तकें हैं, जिसने न जाने मनोविश्लेषणवाद को लेकर चेतन को, अवचेतन को, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और जो हमारा सिग्मा है उसको लेकर न जाने कितनी बातें कही हैं। ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन ये हमारे पास समय कम है, तो ये पुस्तक पढ़ने का कार्य आप अध्यापक को छोड़ दीजिए। ये हम करेंगे, और आपके कार्य को और सरल करने के लिए ये चीजें पढ़कर हमको सरल रूप में आपके सामने हम उपस्थित होंगे। ठीक है? तो आप ये समझ गए होंगे। ये एस्टेट की परीक्षा को मैं इसलिए आपके सामने लाया हूँ, क्योंकि एस्टेट की परीक्षा को अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन अ, कहा जाता है, कि इसकी साइकोलॉजी है थोड़ी-सी उलझाऊ और थोड़ी-सी ज़्यादा कठिन मानी जाती है अन्य स्टेट की अपेक्षा। तो क्यों, जब हम स्टेट के सवालों को ये आसानी से करेंगे, जो मुझे विश्वास है, आप लोग अगर पूरे अवधान के साथ कक्षा को देंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप यहाँ से निराशा प्राप्त नहीं करोगे। देखिए, एक सवाल देखिए आपके सामने, 13 नंबर का जो सवाल है, अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सर्जन करने के लिए। अब देखिए, इसको इंग्लिश में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होता है, लेकिन हम हिंदी भाषी जो हिंदी प्रदेश से जुड़े हैं, तो हम समावेशी को ही प्रेफरेंस देंगे। तो समावेशी का अर्थ होता है कि ऐसा जो सबको शामिल करे, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। तो उसमें क्या करेंगे, सर्जन करने के लिए हमें एक समावेशी शिक्षा बनानी है, तो हम नेगेटिव चीज हटाएंगे। अब देखो, विशिष्ट बालकों को शैक्षणिक क्रियाकलापों से दूर रखना है, कितना नेगेटिव है। विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड को क्यों हटाएंगे हम भला? विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहेंगे, ये कुछ पॉजिटिव चीज है, इसको रखेंगे। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से हीन समझना, ये नेगेटिव चीज है। और जब हम समावेशी बात कर रहे हैं, तो अन्य और विशिष्ट होता ही क्या है, सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। सामान्य छात्रों के मध्य विशिष्ट बालकों को नीचा दिखाना, ये जो नेगेटिव चीज, इसको निकल जाएंगे। अब इसको, ये विशिष्ट बालकों के अधिकार और सम्मान को सुरक्षित रखेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। हम सबके सम्मान के और अधिकार के बच्चों की बात करेंगे, वही समावेशी परीक्षा। अब हर चीज को आपको किताबों में नहीं, कुछ आपको कॉमन सेंस से में निकलेंगे। अब अब देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो होता है, हम क्या करते हैं, बस मूल्यांकन पढ़ा, मूल्यांकन की टाइप पढ़े, मूल्यांकन को किसने किसने क्या क्या मूल्यांकन के मापन दिए हैं, किसने मूल्यांकन के बारे में बात की है, और निकल जाते हैं 3 पेजों से। और फिर हम चाहते हैं कि हमें मनोविश्लेषणवाद या मनोविज्ञान में हमें सबसे ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त हो, नहीं होता। सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या टाइप होते हैं, सतत मूल्यांकन के क्या एलिमेंट होते हैं, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। सतत आपको इसके सकता है कंटिन्यूसली कॉम्प्रिहेंसिव, अगर कोई मूल्यांकन चल रहा है, व्यापक रूप से चल रहा है, तो उसमें कौन सी चीजें हो सकती है, आपको इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है। सभी विषयों को मूल्यांकन से, केवल शैक्षणिक क्षेत्र के मूल्यांकन से, तब केवल की बात नहीं है। केवल एक एक पक्षी कोई चीज भी होगी, तो वो व्यापक कैसे हो सकती है, आप सोच सकते हैं। गृह कार्य के मूल्यांकन के लिए बिल्कुल नहीं, सर शैक्षणिक और शैक्षणिक विभाग के मूल्यांकन के लिए इसका आंसर निकलेगा। ठीक है?
तो कुछ चीजें हमारी कॉमन सेंस से निकलेंगी, कुछ कंटेंट से निकलेंगी, कुछ वहां हमारे प्रेजेंस एग्जाम में कैसे देते हैं, ये चीजें महत्व रखती है। अब देखिए अधिगम, जिसको हम लर्निंग बोलते हैं, सीखना बोलते हैं, के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है। देखो साथियों, इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या है, कौन सा नहीं है। हम कभी जल्दबाजी में होते हैं, परीक्षा का प्रेशर होता है, हम देते हैं तो नहीं को देखना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि इनमें से पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो इसने नहीं पूछा है। तो कौन सा नहीं है सीखने से संबंधित? सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, 2 मिनट ठहर सकते हैं, हो भी सकती है। अगर कंटेंट पढ़ा होगा तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ा तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे इसको हम समझेंगे? मैं परीक्षा में बैठता हूँ तो क्या सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। देखो नेगेटिव साइंस से बिल्कुल निकाल देंगे इसको। सीखना समायोजन में सहायक 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 हो सकता है, हो सकता है। सीखना एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हम क्या होते हैं, ये जो चीज है हम सबसे बेस्ट से बेस्ट चुनेंगे। सीखना व्यवहार में अगर ये परिवर्तन आ जाता तो ये सबसे बेस्ट होता है, अगर नहीं लगा होता। लेकिन अब हम किसकी तरफ जाएंगे? सीखना एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सीखना समायोजन में सहायक करता है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे आप सवाल हैंडल कर सकते हैं। अब देखो, मैस्लो के आवश्यकता और पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता मानी जाती है। तो आपको मैस्लो के ऊपर हम आपको जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, आपको जब अच्छे से मूल टेक्स्ट पढ़ाएंगे, तो मैस्लो के ऊपर न जाने 50 से 100 पेजों में इसने अपनी बात की है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैस्लो जैसे टोलमैन को 2 या पेजों में निपटाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए ना, देखो आप देख सकते हैं, आप अपनी यूट्यूब पे थोड़ा सा इसको स्टॉप करके आप देख लीजिए, ऐसे सवाल आपके बाकी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, तो आप उनमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों, ये एसटेट की परीक्षा थी। अब हम जो मेन मुद्दे जिस पे लिए आए थे एसटेट के, अब समय लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। मेरा ध्येय यही रहेगा कि आपको मैं बताऊं कि आने वाली जो फ्यूचर में कक्षाएं होंगी वो क्या उद्देश्य के लिए होगी। मेरा ध्येय यही है कि मैं आपको उलझा के न रखूं, 3-3 महीने में सिलेबस कम न करूं। मेरा ध्येय यही है, अगर 22 चैप्टर हैं तो 22 चैप्टर को 30 दिन या 35 दिन के अंदर निपटा दिया जाए। चाहे उसके लिए दिन में 2-2 कक्षाएं डाली जाए, या 3 डाली जाए, या मैराथन डाली जाए, क्योंकि परीक्षाएं एक के ऊपर एक आ रही हैं। अभी ईएमआरएस के वर्तमान में नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, फिर हमें केवीएस को मिलेगा, तो उसके लिए हमारी पात्रताएं भी क्लियर होना चाहिए। अभी 20 दिसंबर में हमारा सीटेट आने वाला है, और आप लोगों का बिहार के भी बारे में सुना कि बिहार टेट भी आने वाला है, यूपी टेट भी है। बहुत सारी परीक्षाएं लगी है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 15 या 20 दिन के अंदर इस सिलेबस को आपको कवर कर दिया जाए। और आपके जिस आधार पे हमें कमेंट में मिलेंगे कि आपका पीपीटी माध्यम से पढ़ाइए या मूल टेक्स्ट में पढ़ाइए, आपका जो भी सुझाव होगा हमारे सराखों पे होगा। मैं भी आपकी तरह एक परीक्षार्थी ही बनकर आप लोगों के बीच रहूंगा। और यही मुझे लगता है कि शिक्षक को एक हमेशा परीक्षार्थी के रूप में ही रहना चाहिए। तो एक विद्यार्थी के दिमाग की तरह ही सोचेंगे, तभी वो किसी भी कंटेंट को अच्छे से डिलीवर कर पाए। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं सीटेट का जो पेपर है। पेपर 2 को लेते हैं, क्योंकि पेपर 1 आपको सभी पता है, पीआरटी में जो चीजें होती हैं उसमें प्राइमरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसमें अर्ली चाइल्डहुड की बातें की जाती है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब हम टीटीटी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लगभग 30 नंबर की हमारी पेडागोगी आती है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, जिसमें सीटीपी भी शामिल होती है और शिक्षण शास्त्र। तो दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट आप समझते हैं, बाल विकास। पेडागोगी आपको पता है, शिक्षण शास्त्र में हिंदी मीडियम से जो साथी जुड़े हैं वो घबराए नहीं, है इंग्लिश में पीडीएफ है, मैं आपको साथ साथ हिंदी बताते हुए चलूंगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें क्या पढ़ना है ये बताया गया अलग अलग से। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग। देखो, अब भ्रमित करने की क्या कहा बात आती है, डेवलपमेंट अगर आपको पता है कि हर जगह डेवलपमेंट सवाल आ रहे हैं, रिलेशन उसका शिक्षण से पूछा जा रहा है, तो क्या कोई एक ऐसा मंच नहीं मिल सकता कक्षा में कि जहां पर लर्निंग के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में एक जगह ही सब कुछ बता दिया जाए? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से लेकर किसी के द्वारा कही हुई कथन को लेकर, किसी के द्वारा किसी मुख्य एक
माप को लेकर या परिमाप को लेकर कोई बात की तो डेवलपमेंट को हम 30 या 40 पीडीएफ में या 30 या 40 स्लाइड में आपको कंटेंट के रूप में एक ही दिन के अंदर हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। बस आपका जुड़ा रहना और आपका हम पर भरोसा रखना ही यही हमारी आप समझते हो ये हमारे लिए यही हमारा पुरस्कार होगा और यही आप लोगों का मेरे लिए सम्मान होगा। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन। अब देखो कहीं सिद्धांत पूछा जा रहा है, कहीं अवधारणा पूछी जा रही है, कहीं वातावरण से और वंशानुक्रम से विकास का। कुल मिला के आप इसका जब सारांश निकालेंगे यहाँ तक का, जब कुल मिला के आप यहाँ तक का सारांश निकालेंगे, आप यहाँ तक का जब सारांश निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक जो बातें की जा रही है ये सब डेवलपमेंट को लेकर की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ कुछ चीजें अब कुछ स्पेसिफिक चलेंगी, यहाँ कुछ चीजें स्पेसिफिक चलेंगी कि पियाजे को अलग से पढ़ना है। ठीक है, कोहनबर्ग ने क्या बोला है ये देखना है विकास के बारे में, वाइगोत्स्की ने क्या बोला है। ठीक है, इसके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है, कि इसके आलोचनात्मक क्या है, कि इन मुख्य रूप से हम कहेंगे पियाजे, कोहनबर्ग और वाइगोत्स्की में मुख्य अंतर क्या है, जबकि बात सभी मनोविज्ञान को लेकर ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ माइनर अंतर है और उन्हीं माइनर अंतरों को एग्जामिनर पकड़े। कंसेप्ट चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आपको पता है एनसीएफ, आपको पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है, और आज आज हर कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या कोई भी हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ ही जाना चाहता है। ठीक है, अब आगे देखो ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्षमा चाहेंगे, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि को लेकर बात की। तो अब आपको अगर कहीं भी बुद्धि की बात की जाएगी, अगर अब आपको लेकर बुद्धि की बात की जाएगी तो एक मिनट, 1 मिनट प्लीज। तो अब जो भी बात की जाएगी तो देखिए आप देख रहे हैं कि ठीक है, तो इंटेलिजेंस की बात की गई है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, और अब इसी प्रकार देखें इसमें मल्टी डायमेंशनल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बातें की जा रही हो केवल और केवल बुद्धि को लेकर बात की जा रही है, कि बुद्धि से जुड़े कितने भी मनोवैज्ञानिक हमारे हैं, कितने भी दार्शनिक है, जो जिसने भी जो भी बोला है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप किसी भी एस्पेक्ट को नहीं छोड़ सकते। बस इन्होंने कुछ स्पेसिफिक नाम दे दिए हैं कि कौन वाइगोत्स्की, पियाजे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य है। एग्जामिनर एग्जामिनर को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने जो हमें कक्षा दी है या हमसे जो सवाल पूछा है वो 1 मिनट है कि आप लोगों की अगर आज्ञा हो तो हम पानी पी लेते हैं। तो ठीक है, तो आप समझ गए, इसका मतलब ये है कि ठीक है, हाँ, तो आप ये भी समझ गए, आप मल्टी डायमेंशनल ऑफ इंटेलिजेंस यह भी डायमेंशन की बात की है। फिर लैंग्वेज और थॉट, अब जो नीचे जो चीजें आएंगी कि चिंतन क्या है, भाषा क्या है, उसमें हम पढ़ेंगे कि जेंडर की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर बायस क्या होते हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिस को हम देखेंगे। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जो इन्वायरमेंट की जो पार्ट है ये हमारे जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो कहाँ तक प्रोवाइड करेगी, हमें साइकोलॉजी ना पढ़ के एजुकेशन साइकोलॉजी की तरफ हमारा ध्यान। ठीक है, तो आप ये सीटेट का समझ गए, और ये जो मुख्य रूप से जो लगा है, ये जो मुख्य रूप से लगा है ये पेडागोजी लैंग्वेज है, इसमें केवल लैंग्वेज की बात होगी। ठीक है, लर्निंग पेडागोगी, और ये लर्निंग पेडागोगी आपको कि उसको उसको में संज्ञानात्मक संवेग क्या होते हैं, अभिप्रेरणा क्या होती है, शिक्षणा क्या होता है। ठीक है, और एक टीचिंग जो प्रोसेस करते हैं उसमें चिल्ड्रन की स्ट्रेंथ और लर्निंग, सोशल एक्टिविटी, सोशल कंसेप्ट किस प्रकार की भूमिका रखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, बैरियर क्या 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 आते हैं,
बहुत आसान चैप्टर, बहुत ही आसान। इसको आप 1 घंटे में आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। अ, अब ये दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, जो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें चाहे हिंदी पेडागोगी या इंग्लिश, सेम सिलेबस है, इसमें कुछ नहीं है, उसमें केवल लिपि का अंतर होगा, ठीक है। लर्निंग एक्वेशन, हम सीखना कैसे अर्जित कर पाएंगे, उसको कैसे अधिग्रहण कर पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, क्या सिद्धांत होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास टूल्स होंगे, जिनके टूल्स के माध्यम से ग्रामर को हम कैसे सीख पाएंगे। यही तो अब बताइए, इनके अलावा सवाल बनाएगा क्या क्लासरूम में। एक जो भाषाविद होता है या जो भाषा शिक्षक को, उसकी क्या भूमिका होती है, सबको पता है कि हिंदी वाले को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इंग्लिश वाले को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे समझ आएंगे। और आपको पता ही है कि टेक्स्ट बुक को रीडिंग करते वक्त से किन बातों का ध्यान, स्टडी मेटेरियल क्या भूमिका निभाते हैं। अगर हमारी कक्षा में कोई भाषा, अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए बच्चे हैं, तो हम किन बातों का ध्यान रखें, यही तो सवाल पूछे गए हैं। अब देखो, मैं जो बोल रहा हूँ, आप एक एक बात पे ध्यान दीजिए, सवाल ऐसे आएंगे। आप एक बंगाल के भी, किसी पश्चिम बंगाल में आप हिंदी पढ़ाने के लिए आप नियुक्त किए गए हैं। तो निम्न में से आप कौन से तकनीकी का प्रयोग एक भाषा अध्यापक बनने के रूप में आप नहीं करेंगे, नहीं आएगा, ठीक है। मैं और भी कठिन बना रहा हूँ। तो पहला है कि मैं बांग्ला, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका प्रयोग अध्यापक के द्वारा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने से मनाही या करने से परहेज किया जाएगा, या किया नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन बनता है कि उसको वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा है कि वो अपनी बात रखे जाए, और बच्चों को समझ में या आए या ना आए, इसका कोई ध्यान नहीं रखना है। तो ऐसे प्रकार के ऐसे मनाए जाएंगे। तो इनमें से कहना कि कौन सा नहीं करना है, अब मैंने आपको सारे ही ऐसे बता दिए हैं। इसमें इनमें से कौन सा नहीं करना है, तो इसे नहीं करना है, ये चीजें नहीं करनी है, तो ऐसे ध्यान रखना है। मैंने आपको जानबूझ के कठिन बनाने के लिए सवाल पूछा है। ऐसे ही सवाल बनते हैं, सी टाइप बहुत आसान होता है। बिल्कुल बस ये जानना है कि इसमें कौन सा नेगेटिव पूछा है, कौन सा पॉजिटिव पूछा है, कौन सा नहीं पूछा है, या सही पूछा है। अगर ये आप पकड़ गए तो आप उसको आराम से कर जाएंगे। आपको जब पढ़ाएंगे, तब आपको स्लाइड पे समझाएंगे, तो आपको ऐसे समझ में आएगा। अब हम आपको आज आपको दिखाते हैं, हम किस प्रकार आपको पीपीटी के माध्यम से किस प्रकार की हमारी तैयारी रहेगी, और किस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और हम देख लीजिए। जैसे हम सेकंड स्लाइड को चूज करते हैं, तो आप इसमें देखिए हमने क्या लिया है। जो आपको सबको पता है कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइको मतलब क्या होता है, लोगो मतलब क्या होता है, आत्मा का ध्यान, ये सब मन का ध्यान, ये सब चीजें बिल्कुल आपको हर किताबों में मिल जाएगी। लेकिन हम जो करेंगे वो मूल टेक्स्ट से, बिल्कुल एनसीईआरटी किताबों से, इग्नू के सिलेबस से, मूल टेक्स्ट। अभी हमें आपको जैसे ऐसी ऐसी पुस्तकें, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको मैंने अध्ययन किया है, जो मुझे अच्छा लगता है मनोविज्ञान के बारे में जानना। मैं एक शोधार्थी हूँ, हिंदी साहित्य से जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे हम पता है, हमको आप सबको मालूम है कि हमारे हिंदी साहित्य में भी मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है, ठीक है। तो मेरा ये रहेगा, जैसे आपको बताया जाएगा कि जैसे कि आप इसको लाइन को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा मनोविज्ञान के अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषा करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने मनोविज्ञान के व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान के व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में परिभाषित जेपी वाटसन ने सर्वप्रथम किया। अब देखो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो जेपी वाटसन जान लेते हैं कि बिहेवियरिज्म का जब भी आता है, तो हम जेपी वाटसन करते हैं
किया, लेकिन जेपी वाटसन पे बात यहाँ खत्म नहीं होती, हम और आगे चलेंगे। हम और आगे चलेंगे और देखिए व्यवहार। एक मिनट रुकिए, हम पेन ले लीजिए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, और हम एक छोटा सा पेन को यहाँ चूज कर लेते हैं कि हमें पेन प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए ये थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, इसको हम तो आप इसको देखिए। तो हमने देखा कि जेपी वाटसन, जेपी वाटसन के सर्वप्रथम दिया व्यवहार दिया, एक ठोस प्रकृति भाषा दी, आत्मा मंदिर, इसको तो आप देखिए, आप एक स्लाइड देखिए, देखो बैरोन ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो मनोविज्ञान हो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को और हमारे बिहेवियर को अच्छे से समझता है, उत्तम ढंग से समझता है। इस प्रकार से हम मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। अभी देखो नए नए आपको सिसिलियली मेयर जी, मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये चीजें आपको बहुत गहराई से अंदर जाके को से निकाल के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और अब देखिए, अगर हम कोई भी चीज अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उसको इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि पहले मनोविज्ञान को क्या समझा जाता था। अब पहले हम पढ़ेंगे प्लूटो, अरिस्टोटल ने, हिप्पोक्रेटस आदि ने इसके बारे में क्या कहा, 400 ईस्वी से पूर्व क्या था, साइकोलॉजी का रूप आगे क्या हुआ। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि ग्रीक है, उन्होंने जो दार्शनिक हैं उन्होंने इसके बारे में क्या क्या कहा। जॉन लॉक भी आएंगे, जिसमें लाइबनिज भी आएंगे, स्पिनोजा भी आएंगे, सभी डेकार्टे, ऐसे बहुत से हैं जिनके नाम हम सुनते भी नहीं है। जेम्स मिल साहब ने क्या कहा है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, और अभी बहुत सी स्लाइड मैंने बना रखी है, किसी कारणवश से मैं यहाँ उसको अभी पेश नहीं कर पाया हूँ। अब मैंने रेडी कर रखा है काम, किसी अन्य कारण आपको बताना चाहेंगे कि आज जो मैंने कक्षा आरंभ की है वो अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे प्रयास किया। वो इसलिए कि मेरे साथी ने बोला कि आप हमेशा मनोविज्ञान में हमेशा 29 30 में से 29 30 28 तक मेरे नंबर रहे हैं, कभी भी कम नहीं हो। तो वो कहते थे कि ऐसा क्यों। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि जो मैंने बीएड की जो कक्षा ली है वो हमेशा रेगुलर ली है। लेकिन इसको ये नहीं कह सकते जो घर बैठ के बीएड कर रहे हैं उनका नहीं हो सकता मनोविज्ञान, नहीं। जो बीएड के साथ मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके की है। और जो अब हम जो आज परीक्षा के लिए जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भिन्न तरीके की है। ठीक है, तो उसके लिए आपको परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे। आपको मनोविज्ञान को अपने एक साथी के रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि मनोविज्ञान को छोड़कर आप किसी भी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। कहीं आप कितने भी विषय के ज्ञाता हो, विषय कभी भी किसी की 80% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आ सकती। यही 70% 80% तक की एक्यूरेसी रहती है। तो आज की जो एक्यूरेसी है वो आप अपने सब्जेक्ट में 100% ला के भी हम किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते, इसलिए हमें साइकोलॉजी को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और अभी देखिए जैसे ऐसे ऐसे वैज्ञानिक काल क्या रहा। वैज्ञानिक काल कब से आरंभ होता है, 1879 से आरंभ होता है। विलियम वुंट ने लीप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आप देखिए मैंने अंदर से भी और जानने के प्रयास किया है कि भाई इसके कितने डिफरेंट थे वैज्ञानिक। संरचनावाद को केवल आपने पढ़ता है, आप संरचनावाद में बहुत से विलियम वुंट जुड़ेंगे, कार्नेल जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, हम कितने जुड़ेंगे, अब हम उनको जानते नहीं है। प्रक्रियावाद में भी हम अब बहुत सारे पढ़ेंगे, प्रक्रिया विलियम जेम्स की बुक बकायदे हम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हमारे पास रखे हैं, उनमें से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्लाइड्स का माध्यम बनाकर आपको पढ़ाया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का आपका जो समय है बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ परीक्षा पे परीक्षा आई हुई है। मैं स्वयं भी अभी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये केवल मेरा आपके लिए लगा लीजिए कि जन्मदिन और अवसर पर शुरुआत करने का इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस प्रकार साइकोलॉजी में 30 में से 29 अंक प्राप्त करके 28 अंक प्राप्त करके
जब किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाया हूँ जिसमें आप मेरा विषय हिंदी है अच्छा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं अपने आप को ये कहूँ कि मैं बहुत हिंदी में बहुत बड़ा विद्वान हूँ या विदूषक हूँ। ऐसा नहीं कह सकते। तो मेरा जो अभी जितनी भी हरियाणा की टेट की परीक्षाएं उत्तीर्ण हुई है उसके पीछे मैं ज्यादातर श्रेय साइकोलॉजी को ही देना चाहूंगा। तो आप जिनसे पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी सभी पर स्टेट ज्यादातर स्टेट की पात्रताएं उत्तीर्ण है। अभी तीन तीन से अधिक बार नेट क्वालिफाई, जेआरएफ क्वालिफाई और वर्तमान में अभी पीएचडी चल रही है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। तो साथ ही आपका जो भी सुझाव हो, एक अपना मित्र समझ के, अपना भाई समझ के आप अपने कमेंट में हमें लिख सकते हैं। कक्षाएं सुचारू रूप से आपको दी जाएंगी। समय निश्चित आपको बता दिया जाएगा कल की कक्षा में कि कितने बजे। लेकिन मेरा मानना है कि आपको शाम को 5 या 6 बजे के करीब आपको हमेशा एक अच्छे मनोविज्ञान को लेकर आपको वीडियो दिखाई देंगी। तो हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है आपने देख लिया होगा, समानांतर क्लासेज, इस नाम से बहुत सारे और भी चैनल होंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि समानांतर क्लासेज बाय अरुण सर जहाँ दिखाई दे, आप वहाँ आए और आपका जहाँ भी मन करे वहाँ पढ़िए, इसमें कोई नहीं है। हम मेरी बस यही दुआएं हैं कि आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करो, जो मैं भी उसमें लगा हुआ हूँ। अगर मेरी थोड़ा सा भी अभ्यास या मेरा थोड़ा सा भी प्रयत्न आपको सफलता की ओर एक कदम भी ले जाता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपकी सफलता में मैं भी सहभागी हूँ। इसी सब बातों के साथ आपको नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। आपका आपका अरुण सर आपको से विदा लेता है। नमस्कार।